Hello, my superstars. Welcome back to my YouTube channel Study at MK. This is कविता, your favorite educator. तो आज हमने क्या लिया है? भारत की भौगोलिक विविधता। आज हम जानेंगे भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में, किस प्रकार ये जो विविधता है हमारे भारत को अन्य देशों के अकॉर्डिंग कैसा बनाती है, बिल्कुल अलग बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक कोड दिया है और इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या कवर करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक ये कोड दिया है, कुछ पंक्तियां दी हैं। तो ये किसने दी हैं? ये श्री अरविंद के थ्रू लिखी गई कुछ लाइन है, इनको देख लेते हैं। यह देश, कौन सा देश? भारत, अपने भूगोल के कारण ही अन्य देशों से सदैव भिन्न प्रतीत होता है। अगर हम भारत की बात करें तो अपने भूगोल के कारण जो हमारा भारत है वो दूसरे देशों के अकॉर्डिंग कैसा है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, और यही इसके राष्ट्र चरित्र निर्माण में विशिष्ट योगदान देता है। इसी भिन्नता के कारण हमारा जो भारत है वो बिल्कुल अलग नजर आता है। और इस चैप्टर में हमें कवर क्या क्या करना है वो देखते हैं। हमें देखना है भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जो हमारे भारत में पाई जाती हैं, और ये जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इन दो क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। इन दो क्वेश्चंस के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले भारत का मैप। तो आप लोगों को भी भारत के मैप के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कभी भी हम ज्योग्राफी करते हैं तो हमेशा हम मैप के थ्रू करते हैं। ठीक है, कभी भी ज्योग्राफी करते हैं तो हमें मैप यानी मानचित्र का यूज जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक मानचित्र लिया है और हम देखेंगे इसके थ्रू कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, क्या क्या हम इस चैप्टर में आज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यह है उत्तर दिशा और यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। दिशाओं की नॉलेज तो आपको होगी ही। उत्तर दिशा में हमें क्या क्या पढ़ना है इस पार्ट में, यानी कि इस चैप्टर में उत्तर दिशा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं हिमालय। आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये पूरा, ये जो ब्राउन वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, ये पूरा क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमालय श्रेणी। यहाँ पे हमें हिमालय श्रेणी मिलेगी। क्या मिलेगी? हिमालय श्रेणी। तो हिमालय का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम साथ साथ हिमालय का मतलब भी देख लेते हैं। हिम का मतलब होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। और आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो हिमालय का मतलब क्या हुआ? हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। क्या हुआ? बर्फ का घर। तो ये हिमालय का मतलब है। तो उत्तर दिशा में हमें क्या पढ़ना है? उत्तर दिशा में हम पढ़ेंगे हिमालय को। आगे बहुत ही डिटेल्ड में, यानी कि विस्तृत तौर पर हम आगे हिमालय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और अगर वही बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में हमें क्या पढ़ना है? तो भाई पश्चिम में यहाँ पे हमें मिलेगा थार मरुस्थल। पश्चिम में हमें थार मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और वहीं अगर हम बात करें पूरब की, तो पूरब में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? तो भाई पूरब में हमें यहाँ पे तो पहले कुछ पहाड़ियों के बारे में, और दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे सुंदरवन, सुंदरवन के बारे में। और दक्षिण में हमें क्या क्या पढ़ना है? दक्षिण में हम क्या क्या कवर करेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपको एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि एक ऐसी जगह जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, एक ऐसा स्थान जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो यहाँ पे हमें अरब सागर मिलता है, अरब सागर। और वहीं अगर हम बात करें पूरब की, तो पूरब में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और अगर हम दक्षिण में देखें तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हिंद महासागर। भाई हिंद महासागर का नाम हमारे भारत के नाम पर ही रखा गया है। क्लियर है? तो ये तीनों तरफ से किससे, एक ऐसा स्थान जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो इस जगह को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। तो हम इस जगह को बोलेंगे प्रायद्वीप। तो हमें क्या क्या कवर करना है इसमें, ये सब कुछ कवर करना है। और साथ साथ हम यहाँ पे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में भी देखेंगे, और यहाँ पे हम पूर्वी घाट की कुछ विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। तो हमें इतना कुछ जो है वो इस चैप्टर में कवर करना है। आज हम इस लेसन में आज ये सब क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे राकेश शर्मा। हम देखेंगे राकेश शर्मा के बारे में। अंतरिक्ष से भारत, भाई इनसे पूछा गया था अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कहाँ गए थे, ये गए थे अंतरिक्ष में। कब गए थे, ये गए थे 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और कैसे गए थे, ये सोवियत संघ का एक अंतरिक्ष यान था, उसका नाम था सोयूज T11। इसमें बैठकर ये कहाँ गए थे, ये अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने के बाद प्रधानमंत्री जो उस टाइम पर हमारी थी वो कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने इनसे एक सवाल पूछा जब ये अंतरिक्ष में गए। तो क्या पूछा, इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आता है। क्या पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा नजर आता है। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, राकेश शर्मा ने उत्तर दिया सारे जहां से अच्छा। क्या उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। तो इन्होंने ये उत्तर दिया था। और ये जो पंक्ति यहाँ दी गई है ये किसके थ्रू लिखी गई है, इन्होंने इन पंक्तियों को किसने लिखा है, ये जो पंक्ति यहाँ दी है इन पंक्तियों को किसने लिखा है, इनको लिखा है जो कवि है बहुत ही फेमस मोहम्मद इकबाल। इन्होंने इस एक कविता लिखी थी, उस कविता की ये पंक्ति है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम देखते हैं ये उत्तर भारत के प्रति जो हमारा गौरव है और देशभक्ति है इसको दिखाती है। किसको दिखाती है, जो उत्तर भारत के प्रति हमारा जो गर्व है और जो देशभक्ति है ये उसको दिखाती है। तो इसमें ये कहा गया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत की भौगोलिक संरचना यानी कि हमारा जो भारत है वो किस प्रकार हमें नजर आता है, तो इसके बारे में वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे और हम देख लेते हैं। तो अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत जो है वो विश्व में कौन से नंबर पर आता है। तो अगर हम देखें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि कितने बड़े बड़े देश जो हैं वो हमारे पूरे विश्व में मिलते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन सा आता है ये आप मुझे बताइए। और नेक्स्ट अगर भारत एशिया का क्या है पार्ट है, यानी कि जो एशिया महाद्वीप है भारत क्या है उसका पार्ट है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो ये पूरा ग्लोब है और यहाँ पे ये पूरा एशिया दिया है, इसी एशिया का पार्ट क्या है, भारत है। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो भारतीय महाद्वीप, क्या देखेंगे, भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप। तो हम देखेंगे यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। जो भारतीय उपमहाद्वीप होता है उसको क्या कहते हैं, ये जो उपमहाद्वीप होते हैं ये महाद्वीपों से तो छोटे होते हैं लेकिन द्वीप जो होते हैं उनसे बड़े होते हैं, तो इसलिए इनको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अगर हम देखें भारत अपने पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो इस उपमहाद्वीप में आते हैं, तो हम देखते हैं पाकिस्तान, यहाँ आप देख सकते हो पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, आप यहाँ पे देख सकते हो बांग्लादेश, तीसरा नेपाल, यहाँ है नेपाल, और भूटान, भूटान के बारे में ये रहा भूटान, श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका, और म्यांमार, ये रहा म्यांमार। तो इन्हीं सारे देशों को मिलाकर क्या बनता है, उपमहाद्वीप बनता है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन सी हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम इन सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की जो सीमाएं हैं हम देखते हैं, उत्तर में हमें यहाँ पे हिमालय देखने के लिए मिलेगा, हिमालय। और अगर हम बात करें पश्चिम की, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे थार मरुस्थल, यहाँ पे हमें थार मरुस्थल और अरावली की पहाड़ियां देखने के लिए मिलती है। तीसरा अगर हम बात करें दक्षिण की, तो भाई यहाँ पे हमें हिंद महासागर, हिंद महासागर देखने के लिए मिलता है। और अगर हम पूरब की बात करें तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ये देखने को मिलती है। तो ये है हमारे भारत की भौगोलिक सीमाएं, क्या है, ये हमारे भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की भौगोलिक संरचना कैसी है, अब हम देखेंगे भारत की भौगोलिक संरचना, यानी कि हमारा जो भारत है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर में हमें हिमालय श्रृंखला देखने के लिए मिल रही है, ये फर्स्ट। फिर उसके नीचे हमें ये उत्तरी मैदान देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर पश्चिम में हमें मरुस्थल देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम बीच में देखें यहाँ पे तो ये प्रायद्वीप मिलता है, प्रायद्वीप या पठार हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट। तो ये जो पूरा भौगोलिक स्वरूप आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमें हमारे भारत में देखने के लिए मिलता है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें भौगोलिक विविधता के बारे में, भौगोलिक विविधता के बारे में अगर हम देखें तो हम देखते हैं
भू आकृतियां, तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो भू आकृतियां आपको नजर आ रही हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। कैसी हैं? आपको बिल्कुल अलग नजर आएंगी। दूसरा, यहाँ पे जो जलवायु है वो बिल्कुल अलग नजर आती है। वो कैसे? उत्तर में हम देखते हैं तो हमें हिमालय देखने के लिए मिलता है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही ठंडी होती है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो हमें पश्चिम में कैसी देखने के लिए मिलती है? तो भाई पश्चिम में यहाँ पे हमें गर्म जलवायु देखने के लिए मिलती है, रेगिस्तान देखने के लिए मिलता है। और अगर हम देखें जल, तो भाई हर जगह पे जो जल है वो भी हमें अलग नजर आता है। और जो यहाँ पे मृदा है, यानी कि पूरे भारत में जो मृदा है वो भी अलग अलग प्रकार की मृदाएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें भारत मुख्यतः 5 भौगोलिक विभाजनों में बटा हुआ है, यानी कि भारत की बात करें तो भारत को 5 भौगोलिक विभाजनों में बांटा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो कौन कौन से 5 भौगोलिक विभाजन जो है वो दिए हुए हैं। तो वो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहला महान पर्वतीय क्षेत्र, पहला क्या है? महान पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वतमाला, यानी कि यहाँ पे हमें, आप यहाँ पे ये देख सकते हो पहला जो है वो हिमालय पर्वतमाला हमें देखने को मिलती है। दूसरा अगर हम बात करें तो गंगा और सिंधु का मैदान, ये देखिए ये है गंगा और सिंधु का मैदान, जिसको उत्तरी मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पे जो क्षेत्र होता है ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि जो नदियां होती हैं वो अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे अगर हम थर्ड देखें तो मरुस्थलीय भूभाग हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि है थार मरुस्थल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये थर्ड जो है वो थार मरुस्थल हमें देखने के लिए मिलता है। तीसरा, फोर्थ अगर हम बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र, यानी कि पठारी भाग। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है। ये कैसा है? ये पठारी भाग है। कैसा भाग है? पठारी है। यहाँ पे हमें पठार देखने के लिए मिलते हैं। अब पठार होते क्या है भाई? पठार एक ऊंचा स्थान होता है, लेकिन ऊपर से कैसा होता है? वो एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, एकदम फ्लैट होता है इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे फिफ्थ, तो द्वीप समूह हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से द्वीप समूह हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे अंडमान और निकोबार हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे हमें लक्षद्वीप क्या देखने के लिए मिलता है? लक्षद्वीप समूह देखने के लिए यहाँ पे हमें मिलता है। तो ये यहाँ पे हमें द्वीप समूह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे भारत की ये 5 भौगोलिक संरचनाएं जो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया। अब आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो यानी कि अब हम हिमालय के बारे में देखेंगे। तो यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे ये प्राकृतिक प्राचीर की तरह खड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये जो हिमालय है ये किसकी तरह खड़ा है? ये प्राकृतिक प्राचीर की तरह, यानी कि दीवार की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब वो कैसे? आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से अगर कोई हवाएं, तूफानी हवा अगर भारत में एंटर करने की कोशिश करेंगी तो ये जो हिमालय है इन हवाओं से टकराकर वापस, यानी कि यहाँ से ये जो हवाएं हैं वो हिमालय से टकराएंगी और वापस पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो ये जो हवाएं हैं ये भारत में एंटर नहीं कर पाएंगी। सेकंड अगर मैं बात करूं दूसरा, तो भाई अगर किसी और देश से भारत के अंदर कोई एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो चोटियां हैं इतनी ऊंची ऊंची होती हैं कि इनको पार करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए किसी और देश से अगर इन पहाड़ों को क्रॉस करके, यानी कि हिमालय को क्रॉस करके अगर कोई भारत में घुसने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि भाई इन चोटियों को पार करना बहुत ही मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हिमालय जो है वो यहाँ पे किसकी तरह खड़ा है? एक दीवार की तरह खड़ा है। किसकी तरह खड़ा है? एक दीवार की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं जो 8000 किलोमीटर से भी ऊंची हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें हिमालय में बहुत सारी, ये देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ऐसे बहुत सारे पर्वत यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो 8000 किलोमीटर से भी क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको 8000 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसलिए इनको 8000 भी बोला जाता है। क्लियर है? आगे अगर हम देखें तो ये जो हिमालय है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो भाई हिमालय कहाँ तक फैला है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये भारत, पाकिस्तान और उसके ऊपर अफगानिस्तान, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेपाल, चीन, भूटान। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो है यहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक हिमालय जो है वो फैला हुआ है? भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पूरा जो है वो हिमालय
फैला हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम देखें भाई हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, भाई हिमालय से बहुत ही प्रमुख जो नदियां हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो जब गर्मियां होती हैं तो बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघलेंगी तो क्या बनेंगी, तब नदियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। यानी कि जब गर्मियों में हिमालय पर्वत से जब बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू होती है तो नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर वो पानी बहकर नीचे की तरफ आता है, यानी कि मैदानों की तरफ आता है, और उसके बाद यहाँ पे नदियां बननी शुरू होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कौन कौन सी नदी है जो देखने के लिए मिलती है, तो अगर हम पहले नदी की बात करें तो हमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पे हमें मेजर 3 नदियां जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर हम बात करें ये नदियां इतनी ज्यादा उपयोगी कैसे हैं, तो भाई इन नदियों से हमें पीने योग्य जल मिलता है। कैसा, यानी कि ये जो बर्फ पिघलती है ये पानी शुद्ध होता है और इस पानी को हम पी सकते हैं। ठीक है, और किस लिए, और ये कृषि के लिए यानी कि खेती करने के लिए भी इस पानी को उपयोग किया जा सकता है, और दूसरा उद्योग लगाने के लिए भी हम इन पानी को यूज करते हैं। करोड़ों लोगों के जीवन को सहारा देती हैं। कौन सहारा देती है, ये जो नदियां है ना, जब ये मैदानों में आती हैं तो बहुत सारे लोगों को, कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को सहारा देती हैं, जिससे लोग उद्योग लगाते हैं, इन पानी को पीते हैं और खेती करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, हिमालय को इसीलिए क्या कहा गया है, हम देखते हैं एशिया का जल शिखर भी कहा गया है। किसको, हिमालय को क्या कहा गया है, एशिया का जल शिखर। इसीलिए हिमालय को एशिया का जल शिखर भी कहा गया है। क्लियर है। आगे अगर हम देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व किसका, नदियों का, हिमालय का, तो हम देखते हैं हमें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी देखने के लिए मिलता है। आप देखोगे जब हिमालय है, यहाँ पे ये जो हिमालय दिया है, यहाँ पे हमें बहुत पवित्र जो स्थान है वो भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भाई लोग अमरनाथ यात्रा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अमरनाथ यात्रा जाते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे पर्वतों में ही अमरनाथ जो मंदिर है वो बना हुआ है, और वहां पर लोग इन पवित्र स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मठ और मंदिर दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे संतों, साधकों और तीर्थयात्रियों का बहुत ही प्रमुख हमें स्थान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम महत्व देखें, यानी कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम देखें हिमालय में हमें विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, कौन सा, सबसे ऊंचा पर्वत देखने के लिए मिलता है, और वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो इसी हिमालय श्रृंखला में हमें एक पर्वत है जो बहुत ही ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा, तो इसी को क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट। और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किसमें स्थित है, यहाँ पे जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसमें स्थित है। तो अगर हम नदियों की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, और यहाँ पे आप देखोगे गंगा, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ पे नदियां जो है वो हिमालय से निकलती हैं और इस तरह से ये बहती हैं। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, आप मैप में देख सकते हो। आगे चलते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हमने देखा हिमालय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, कितने पवित्र स्थान हमें हिमालय में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अब हम जरा ये भी तो देखें जो हिमालय है एक्चुअली में वो बने कैसे, यानी कि जो हिमालय है उनका निर्माण कैसे हुआ, हिमालयों का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ये भी देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं हिमालय का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। भाई इसके पीछे थोड़ा सा हम देखेंगे साइंस है, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं गोंडवाना भूमि। क्या देखते हैं, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि कौन सी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पूरी गोंडवाना भूमि। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, ये है वो गोंडवाना भूभाग, जिसका भारत जो था वो क्या था, हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग का भारत हिस्सा था। कहाँ है भारत, ये रहा। ठीक है, उस समय अफ्रीका का भाग, यानी कि अगर हम देखें तो उस समय, किस समय, अगर हम बात करें 170 मिलियन ईयर बिफोर, यानी कि 170 मिलियन साल पहले भारत जो था, ये जो एक गोंडवाना आप यहाँ पे स्थान देख रहे हो ना, ये जो गोंडवाना लैंड आप देख रहे हो, यहाँ पे जो था ना भारत जो था ना, ये अफ्रीका नजर आ रहा होगा आपको। ये अफ्रीका का क्या था, पड़ोसी था। क्या था, अफ्रीका का पड़ोसी था। कौन पड़ोसी था, भारत। भारत 170 मिलियन ईयर एगो किसका पड़ोसी था, अफ्रीका का पड़ोसी था। फिर उत्तर
उत्तर की और गति इसकी होने लगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम देखते हैं हमारे एनवायरमेंट में आज भी अभी भी क्या हो रहा है, एक बल काम कर रहा है, एक धीरे धीरे एक बल है जिसकी वजह से जो हमारे महाद्वीप हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खिसक रहे हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही अगर हम देखें तो हमारा जो भारत था पहले अफ्रीका का पार्ट था, फिर ये धीरे धीरे हम देखते हैं इसकी पोजीशन कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अभी ये यहाँ गई कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले क्या है, यहाँ देख सकते हो ये भारत इस तरह से आगे, यानी कि 71 मिलियन ईयर एगो इस तरह से मूव हुआ। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं 55 मिलियन ईयर एगो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो गई। फिर 38 मिलियन ईयर एगो अगर हम देखें तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो गई। और धीरे धीरे हमारा जो भारत है वो यहाँ पे एशिया से, यहाँ पे यूरेशिया जो प्लेट है, यानी कि यहाँ पे हमें एक यूरेशिया प्लेट देखने को मिलती है। कहाँ पे, हमें यहाँ पे ये जो यूरेशिया प्लेट है ना, ये भारत यहाँ पे धीरे धीरे आप इसका मूवमेंट देख सकते हो, ये धीरे धीरे यहाँ जा रहा है। और धीरे धीरे ये यहाँ पे जब गया तो ये यूरेशिया जो यहाँ पे प्लेट देखने के लिए मिलती है, ये इससे टकरा गया। क्या हो गया, ये यहाँ जाके इससे टकरा गया। कैसे, तो भाई जब हिमालय धीरे धीरे आगे बढ़ा तो हम देखते हैं वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो ऐसे करके वो उससे टकरा गया। जब उससे वो टकराया तो इस तरह से इसके अंदर इस तरह से वलय पड़ गया। आप देख सकते हो इस तरह से जो ऊपर था ना हिमालय वो बना। अब वो कैसे बना, आगे देखते हैं। उत्तर की और गति की बाद में ये भूभाग टक्कर अलग हो गया, यानी कि कैसे, टूटकर बिल्कुल अलग हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर जब ये यहाँ से आगे बढ़ा तो हम देखते हैं ये जो भारत है यहाँ से धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा था, आप देख सकते हो ये उत्तर की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि यहाँ पे यूरेशियन ये जो प्लेट है यहाँ की तरफ जब भारत बढ़ रहा था तो ये यहाँ से क्या हुआ, अफ्रीका से धीरे धीरे अलग हुआ। यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे आया तो वो यूरेशिया प्लेट से आगे यहाँ पे टकरा गया। क्या हो गया, यहाँ पे आगे इससे टकरा गया। भारतीय भूभाग धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगा। कहाँ की तरफ बढ़ने लगा, तो हम देखते हैं उत्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। यूरेशिया से टक्कर क्या हुई, फिर भाई भारत की किससे टक्कर हुई, भारत की टक्कर हुई यूरेशिया से। किससे, यूरेशिया से यहाँ पे टक्कर हो गई। तो ये कितने, लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारत का भूभाग यूरेशिया से टकराया। कितना करोड़ पहले, 5 करोड़ साल पहले जो भारत था वो किससे, यूरेशिया से टकराया। और टक्कर के कारण भू में सिलवटें पड़ी और वहां ऊपर उठने लगी। इस प्रक्रिया से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं जैसे ये यहाँ पे टकराया तो टकराने के बाद क्या हुआ, ये जो मान लो कि ये भारत है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या हुआ, ये यूरेशियन, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है और इससे ये टकराया। तो जैसे ये यूरेशियन प्लेट से टकराया तो जब ये टकराया तो हम देखते हैं इसके अंदर ऐसे करके उभार आ गया। क्या आ गया, ऐसे करके उभार आ गया। तो हम देखते हैं इस तरह से हमें पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलती है। इस तरह से जब भारत जो है, ये यूरेशियन प्लेट है, भारत और यूरेशियन प्लेट ऐसे टकराए और टकराने के बाद हम देखते हैं इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ गया। इस तरह से ये जो था प्लेट थी ऐसे ऊपर की तरफ उठ गई। जब दोनों प्लेट टकराई तो इस तरह से हम देखते हैं जो भारत है, हिमालय है, उसका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। वंस अगेन आई शो यू, जैसे ये यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, जब ये प्लेट आपस में ऐसे टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ, इस तरह से उसमें वलय पड़ गया। तो जब ये एक दूसरे से टकराई तो इस तरह से मुड़ गई, और मुड़ने के बाद इस तरह से हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, इस तरह से जो था हिमालय, इस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जैसे ये जो प्लेट है इस तरह से इससे टकराएगी, तो जब यहाँ पे इससे टकराएगी तो भाई इस तरह से इसमें उभार उठेगा और इस तरह से हमें पर्वत श्रृंखला जो है वो देखने को मिलेगी। कैसे, इस तरह से वो ऊपर उठेगा हिमालय और इस तरह से हमें श्रृंखला देखने के लिए मिलती है। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ रोचक तथ्य दिए हैं, इन रोचक तथ्यों को हम यहाँ पे देखते हैं। भारत आज भी हर वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से एशिया की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, ये तो पहले की बात थी, यानी कि पहले भारत जो था वो किसका, गोंडवाना भूमि का पार्ट था। फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी पोजीशन, और यहाँ पे आके ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। जैसे यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ये देखिए, ये पहले 71 मिलियन ईयर यहाँ पे पहुंचा, फिर 55 मिलियन ईयर यहाँ पे पहुंचा भारत, फिर 38 मिलियन यहाँ पे, फिर 10 मिलियन यहाँ पे। तो हम देखते हैं ये यूरेशियन प्लेट से टकराया। जैसे ही भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण मिला। क्या मिला, यहाँ पे हिमालय, यानी कि जो लैंड था वो इस तरह से ऊपर उठ गए। कैसे उठ गए, जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराई तो इस तरह से टकराने की वजह से ऊपर क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से जब ये आपस में दोनों प्लेट टकराई तो हम हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है।
और ये क्या है, अगर हम देखें तो 5 करोड़ वर्ष पहले भारत का भूभाग यूरेशिया से टकराया। किससे? 5 करोड़ वर्ष पहले ये जो प्लेट थी आपस में टकराई, और टकराने के बाद भूमि में सिलवटें पड़ी और ऊपर उठने लगी, और इस प्रक्रिया से ही किसका निर्माण हुआ? इस प्रक्रिया से ही हिमालय का निर्माण हुआ। आगे अगर हम रोचक तथ्य की बात करें तो लगभग 5 सेंटीमीटर की गति से एशिया की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, कौन? ये जो भारत है ना, आज भी एशिया की तरफ क्या है, 5 सेंटीमीटर की गति से आज भी बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा ना, आज भी ये जो मूवमेंट है वो हो रहा है, लेकिन हमें फील नहीं होता, लेकिन ये मूवमेंट आज भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? 5 सेंटीमीटर की गति से आज भी जो भारत है वो एशिया की तरफ मूव हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इसके कारण ही हिमालय हर वर्ष लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा, कितना? 5 मिलीमीटर क्या हो जाता है? ऊंचा हो रहा है। लगभग 1000 वर्ष में इसकी ऊंचाई 5 मीटर बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम बात करें, हर 1000 वर्ष में कितना? हर 1000 वर्ष में जो क्या है, हिमालय है, हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी बढ़ रही है? वो 5 मीटर जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो हिमालय की ऊंचाई है वो आज भी बढ़ रही है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कितना इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट, है ना। तो यानी कि जो हिमालय है आज भी क्या हो रहा है? आज भी उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? आज भी हिमालय की जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे? हर 1000 साल में जो हिमालय पर्वत है वो कितना ऊंचा हो जाता है? वो 5 मीटर ऊंचा हो जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हिमालय का निर्माण वैसे ही है जैसे कालीन को धक्का देने पर उसमें सलवटें पड़ जाती हैं। कैसे है? जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो ये मान लो ये कालीन है, और जैसे ही हम इसको धक्का देंगे तो इस तरह से ये मुड़ जाएगा। यानी कि जब हम कालीन को धक्का देते हैं तो इस तरह से मुड़ जाता है। तो सेम जब इस कालीन को धक्का दिया तो इस तरह से मुड़ गया, और जब ये इस तरह से मुड़ा तो हम देखते हैं हिमालय का जो निर्माण है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। यानी कि जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो इस तरह से जो है वो प्लेट एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं और इस तरह से ऊंची उठ जाती हैं, और इस तरह से हिमालय का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, किसका? कालीन का एग्जाम्पल दिया है। सेम जैसे ये हमारा पैर है और ये कालीन है, और जैसे हम कालीन को ऐसे करके पैर से ऊंचा करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ऊंचा हो जाएगा। तो जब ये इस तरह से ऊंचा हो जाएगा तो हम देखते हैं इस तरह से हिमालय का जो है वो निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमालय का निर्माण वैसे ही है जैसे कालीन को धक्का देने पर उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये क्या है, इसको यहाँ से इस तरह से प्रेशर मिला। ठीक है, यहाँ से इस तरह से बल मिला, और बल मिलने के कारण आप देख सकते हो ये इस तरह से क्या हो गया, मुड़ गया। इसमें सिलवटें आ गई। क्या आ गई? इसमें सिलवटें आ गई। तो ये क्या है? ये हिमालय है। इसमें अगर हम देखें तो ये नीचे से जब क्या होता है, जब भारतीय प्लेट किससे, यूरेशियन प्लेट से, यानी कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इस तरह से उसमें क्या पड़ गए, इस तरह से उसमें बल पड़ गए। ठीक है, इनको बल बोलते हैं। इसमें बल पड़ गए तो हम देखते हैं यहाँ पे आपको लेयर्स नजर आ रही होंगी, है ना। यहाँ पे लेयर नजर आ रही है। तो सेम इस तरह से अगर हम देखें तो वो क्या हुआ है, भारतीय प्लेट का यानी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। किसका? चलते हैं हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां। अब हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। देखें तो सबसे पहले कौन सी है, हिमाद्री। इसको वृहद हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृहद हिमालय, यानी कि महान हिमालय भी बोला जाता है। यानी कि ये वाली श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय। ये क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर है। कौन सी है? सबसे ऊपर वाली लेयर है। सबसे ऊंची और सबसे कठिन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे ऊंची है और सबसे ऊपर है और सबसे ही कठिन है ये। ठीक है, और ये विश्व की ऊंची चोटियों में स्थित है। क्या है? यहाँ पे विश्व की बहुत सारी ऐसी ऊंची चोटियां हैं जो यहीं पर हैं। कहाँ पे? यहीं पे महान हिमालय में हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो आप देख सकते हो यह है एवरेस्ट और यह है कंचनजंगा। ये ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? ये हमें महान हिमालय में यानी कि वृहद हिमालय में
देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, यह क्षेत्र पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ पे क्या रहती है, हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। दूसरा यह जीवन बहुत कठिन है और मानव बस्तियां बहुत कम हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहती है, तो यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और यहाँ पे जीना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। क्या होता है, जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, हमेशा यहाँ पे बर्फ रहती है। आगे अगर हम दूसरे हिमालय की बात करें तो उसको बोलते हैं लघु हिमालय। इसके नीचे जस्ट आप यहाँ देखोगे, यह है लघु हिमालय। आई चेंज द कलर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है लघु हिमालय। ये दूसरी श्रेणी जो है ये किसकी है, ये है लघु हिमालय की। पहला ये था और दूसरा ये है। तो हम देखें तो हिमाद्री के दक्षिण में किसके, यहाँ पे देखते हैं तो हिमाद्री ये पहली थी, तो इसी के दक्षिण में हमें ये जो श्रेणी है वो देखने को मिलती है। दूसरा अगर देखें तो जलवायु समशीतोष्ण और रहने योग्य, यानी कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं, और यहाँ पे जो वायु है वो समशीतोष्ण है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा ठंडी और ना बहुत ज्यादा गर्मी। तो हमें यहाँ पे देखने एक सामान्य स्थिति हमें मिलती है देखने के लिए, और यहाँ पे लोग आसानी से रह सकते हैं। और अगर हम देखें तो जैव विविधता और मानव विकास के लिए उपयुक्त है। तो हमें यहाँ पे जैविक विविधता, यानी कि यहाँ पे हमें जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और देखिए यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थान भी है, यानी कि यहाँ पे ना तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ पर्यटन स्थान भी देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इन जगहों को देखने के लिए। तो उसमें देखें तो हम देखें नैनीताल, बहुत सारे लोग जाते हैं, हर बार जाते हैं वहाँ पे। नैनीताल का जो एक बहुत ही सुंदर लुत्फ है उसको उठाने के लिए वहाँ पे हर साल लोग जाते हैं। मसूरी घूमने जाते हैं, दार्जिलिंग घूमने जाते हैं लोग, शिमला घूमने जाते हैं, है ना। ये बहुत ही सुंदर जगहें हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, और यहाँ पे ऑलमोस्ट साल भर हम देखते हैं मौसम बहुत ही सामान्य रहता है, और लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। बहुत ही हरियाली और अलग अलग प्रकार के हमें फ्लावर्स, वहां पे फूल वगैरह बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है। थर्ड रेंज की बात करें तो शिवालिक पहाड़ियां, यानी कि इसको बहाए हिमालय भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यह है शिवालिक। तो आप यहाँ पे देखोगे यह है शिवालिक। ये क्या है, ये तीसरी हिमालयन रेंज है, यानी कि इसको शिवालिक बोलते हैं। पहली ये थी महान हिमालय, दूसरी लघु हिमालय, तीसरी को बोला जाता है शिवालिक। तो ये सबसे निचली स्तर वाली है। कौन सी है, ये सबसे निचला, अगर हम देखें तो ये सबसे नीचे वाली हिमालय श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसमें देखें तो हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है, घुमावदार पहाड़ियां और घने जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पहाड़ियां हैं वो बहुत घुमावदार होती हैं, एकदम टेढ़ी मेढ़े रास्तों वाली। और दूसरा यहाँ पे जंगल बहुत घने होते हैं। कैसे होते हैं, जंगल बहुत ज्यादा घने होते हैं। यहाँ पे वन्य जीवों के लिए समृद्ध क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे वन्य जीव जो है वो बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे जगह है किसके लिए, वन्य जीवों के लिए बहुत अच्छी रहने की जगह है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमालय और गंगा का मैदान के बीच संक्रमण का क्षेत्र का कार्य करता है। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गंगा का मैदान भी देखने के लिए मिलता है। इस क्षेत्र में हमें गंगा का मैदान भी देखने के लिए मिलता है, और ये इस क्षेत्र के बिल्कुल पास ही है। क्या है, इस क्षेत्र के बिल्कुल पास हमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई, ये जो मैदान है ना, यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। क्या होती है, यहाँ पे खेती बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नदियां हैं, नदियां बहुत सारी देखने के लिए मिलती हैं, जिस कारण नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं, और वो मिट्टियां ही क्या करती हैं, इस जगह यानी कि इस मैदान का निर्माण करती हैं। इसलिए ये जो मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ होता है। ओके बच्चा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। शीत मरुस्थल, भाई आपने अब तक सुना होगा जो मरुस्थल होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। ज्यादातर हमारे माइंड में अगर हम मरुस्थल की बात करें, यानी कि अगर हम रेगिस्तान की बात करें, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि मरुस्थल बहुत ही गर्म होते हैं, बहुत ही शुष्क होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भाई मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। कैसे होते हैं, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। अब वो कौन सा है हम देखते हैं। शीत मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। किसके, शीत मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे भारत में देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो लद्दाख क्या है, लद्दाख क्या है, एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, कैसा है, एक शीत मरुस्थल हमें वहां देखने के लिए मिलता है। सर्दियों में यहाँ लगभग तापमान जो है वो कितना हो जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना,
बर्फ होगी वहां पे, जरा सोचो कितना ठंडा होगा वो स्थान जो माइनस में जा रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, क्या होती है यहाँ पे बारिश बहुत ही कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो भूभाग होता है वो कैसा होता है, बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है और चट्टानी होता है, गहरी गहरी खाइयां, यहाँ पे गहरी गहरी घाटियां हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लद्दाख आप देख सकते हो, यहाँ पे ना बहुत ही ठंडा रहता है, उबड़ खाबड़ यहाँ की चट्टानें होती हैं, बहुत ही खाइयां यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो अगर हम यहाँ देखें तो पैंगोंग त्सो झील यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पैंगोंग त्सो झील है जो हमें लद्दाख में देखने को मिलती है और बहुत ही प्रसिद्ध झील है यहाँ की। कैसी है, बहुत ही प्रसिद्ध झील है। और यहाँ पे तोत्स का मतलब जो होता है वो होता है झील। क्या होता है, तोत्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है झील, तोत्स का मतलब झील होता है। तो ये जो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे पैंगोंग त्सो झील, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ये झील हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे अगर हम देखें तो चंद्रभूमि क्या है, चंद्रभूमि की बात करें तो भाई चंद्रभूमि किसे कहा गया है, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लद्दाख की चंद्रभूमि, ये है चंद्रभूमि। तो भाई ये जो क्षेत्र है ना, ये बहुत साल पहले ना किसके अंदर था, पानी के अंदर था। जब ये प्लेट आपस में टकरा रही थी ना, तो ये जो भाग था ना, ये जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है चंद्रभूमि, तो ये जब पहले पानी के अंदर था, तो जब ये प्लेट आपस में टकराई तो ये एकदम से ऊपर की तरफ आ गई। तो जो पानी के अंदर जो रेत थी ना, एक्चुअली ये उसी से, रेत और पत्थर से बनी हुई ये एक हमें चंद्रभूमि देखने के लिए मिलती है। पहले ये समुद्र में थी और जैसे ही प्लेट आपस में टकराई तो ये ऊपर की तरफ उभर गई। जब ये ऊपर की तरफ उभरी तो हम देखते हैं ये कुछ इस तरह से हमें नजर आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लद्दाख की भूमि चंद्रमा की तरह जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, ये यहाँ पे हमें चंद्रमा की सतह की तरह बिल्कुल नजर आती है। और अगर हम देखें तो इसे चंद्रभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रभूमि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो निर्माण का कारण क्या है, यानी कि ये जो भूमि बनी थी इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि किस प्रकार से हमें ये जो चंद्रभूमि है वो बनती हुई नजर आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तब पर्वत मुड़ गए और यह क्षेत्र कभी समुद्र का हिस्सा थे। तो मैंने आपको बताया था ना, ये पहले समुद्र के अंदर था। जब भारत यूरेशिया से टकराया, तो जब भारत यूरेशिया से टकराया तो उसके बाद क्या हुआ, जो समुद्र के अंदर की मिट्टी और जो रेत था वो उठकर ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आया और बाहर की तरफ आने के बाद ये इस तरह से चट्टानों में कन्वर्ट हो गया, चट्टानों में बदल गया और इसके बाद हमें ये कुछ इस तरह से नजर आता है। इसीलिए हम इसको चंद्रभूमि कहते हैं। क्लियर है। यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से रेत, चिकनी मिट्टी से बनी है। किससे बनी है, ये रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो पवन और वर्षा के अपर्दन से वर्तमान में भू आकृति बनी। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो आज क्या है, वहां पे हमें बहुत ज्यादा हवाएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। जब ये हवाएं अपर्दन करती हैं, अपर्दन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाना, है ना। तोड़कर, अपर्दन का मतलब है किसी चीज को तोड़ देना एक तरीके से। तो जब प्राकृतिक कारण से कोई चीज टूटकर अलग होती है तो हम उसको अपर्दन बोलते हैं। तो कुछ उस तरह से भी हम देखें तो इसका निर्माण होता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। आगे तो अब हम देखते हैं वन्य जीवों के बारे में। किसके बारे में, वन्य जीवों के बारे में। देखिए भाई, तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पर रह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो जीव जंतु मिलते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हिम तेंदुआ, आइबेक्स और तिब्बती मृग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ये याक देख सकते हो, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये याक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे लोगों के ये किस काम आता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह लोग इनको एज अ यातायात का साधन की तरह भी यूज कर लेते हैं और इनसे इनको मीट भी मिल जाता है। तो कई तरीके से ये जानवरों को यूज करते हैं, ठीक है, कई तरीके से जानवरों का प्रयोग करते हैं। सांस्कृतिक त्योहार कौन कौन से अगर हम देखें तो ये किस संस्कृति को, यानी लद्दाख में कौन सी संस्कृति को मनाया जाता है, कौन सी संस्कृति वहां पे लोग फॉलो करते हैं और किस प्रकार के जो त्योहार होते हैं वहां पे लोग मनाते हैं। तो किस प्रकार के त्योहार मनाते हैं हम यहाँ पे देखें, लद्दाख के लोग सादा जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं, पहली बात तो वहां पे लोग बहुत ही साधारण सा और एकदम सिंपल लाइफ को क्या करते हैं, जीते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम देखते हैं
पूरे साल भर बर्फ रहती है, लोग खेती कर नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन उनके पास नहीं होता, बहुत ज्यादा उनके पास चॉइस नहीं होती। यह क्षेत्र प्राचीन बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पे प्राचीन समय से ही बौद्ध मठ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे कई त्योहार भी हैं जो लोग मनाते हैं, भाई अपनी जिंदगी को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा उसको इंजॉय करने के लिए जो त्योहार होते हैं वो लाइफ को एक इंजॉयबल बनाते हैं ना, लाइफ में बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट लेकर आते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ के लोग कुछ त्योहारों को भी मनाते हैं। अब इसमें कौन से वो जो मेन त्योहार हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लोसर और हेमिस महोत्सव जो है यहाँ के लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। क्या करते हैं, मनाते हैं। आगे चलते हैं। गंगा के मैदान, हमने हिमालय को देखा, हमने मरुस्थल को देखा, अब हम देखते हैं मैदानों के बारे में, यानी कि हम देखेंगे सबसे बड़े गंगा के मैदान के बारे में। तो अगर हम देखें हिमालय के दक्षिण में विस्तृत और उपजाऊ मैदान, हिमालय के नीचे, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा भारत था, ये हमारा भारत था। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमें हिमालय देखने के लिए मिला, तो जस्ट हिमालय के नीचे यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें गंगा का मैदान देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये पूरा गंगा का मैदान हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हम देखें ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। कौन से, यानी कि अगर हम इन मैदानों की बात करें तो ये हमारी सभ्यताओं से काफी गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कौन सी सभ्यता देखने के लिए मिल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और कौन सी सभ्यताएं देखने के लिए मिलती है, यानी कि नदियों के आसपास हमें बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो देखने के लिए मिलती है। पहली तो मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता, और आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, ये है पूरी, यहाँ पे आप गंगा का मैदान आप देख सकते हो, यह है गंगा घाटी। ठीक है, गंगा का मैदान। आगे अगर हम देखें तो प्रमुख नदियां हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब कौन कौन सी वो प्रमुख नदियां हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं। इन मैदानों को पोषित करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कि यहाँ पे ये जो मैदान है, इन मैदानों पर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो इनको पोषित करती हैं, यानी इनके लिए जो जल है वो उपलब्ध कराती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, ये 3 नदियां हमें मेजरली यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनकी सहायक नदियां जैसे कि मिट्टी को खनिजों से समृद्ध बनाती हैं। तो जब ये नदियां पहाड़ों से नीचे मैदानों की तरफ आती हैं तो भाई अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ये नदियां हिमालय से नीचे मैदानों की तरफ आती हैं तो अपने साथ साथ ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को भी लेकर आती है, और यही मिट्टी क्या करती है, बहुत ही समृद्ध बनाती है इन मैदानों को। क्या बनाती है, समृद्ध बनाती है। कृषि का महत्व अगर हम देखें तो नदियां उपजाऊ मिट्टी जैसे कि जलोढ़ मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही आदर्श होता है। कैसा होता है, बहुत ही आदर्श होता है। इन्हीं मिट्टियों से इन मैदानों का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे खेती जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे खेती करते हैं। आगे अगर हम देखें तो जनसंख्या और परिवहन यहाँ पे कैसा है, तो भारत की सबसे बड़ी अगर हम जनसंख्या देखें तो इन मैदानों में ही देखने को मिलती है। यानी कि भाई जहाँ पे खेती होगी, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी होगा, वहीं पर लोग ज्यादा रहेंगे। तो मैंने आपको पहले किसके बारे में, मरुस्थल के बारे में बताया, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां जो है वो हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही वहां पे जो लोगों की जो तादाद है, लोगों की जो संख्या है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें इन मैदानों की तो भाई यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो समतल भूमि के कारण, क्योंकि यहाँ पे भूमि कैसी है, एकदम समतल है, ना तो यहाँ पे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे, ना तो यहाँ पे घाटियां देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ना तो यहाँ पे पहाड़ पठार कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भूमि है वो एकदम समतल है, इसलिए भी लोग यहाँ पे ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। मार्ग भी देखने के लिए मिलता है, और सड़क मार्ग, रेलवे, जल परिवहन और अच्छा विकास यहाँ पे हमें जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हो मैदानी क्षेत्रों में इस तरह से लोग आज आधुनिक कृषि करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो दिल्ली का ये हवाई दृश्य, यानी कि ये पूरी दिल्ली है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे कितनी ज्यादा जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे सुविधाएं ज्यादा है, जहाँ पे सुविधाएं ज्यादा होंगी वहां पर लोगों की जो जनसंख्या है, यानी कि जो लोग हैं वो भी वहां पे ज्यादा हमें नजर आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैदानी क्षेत्र में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्रकाश, ये क्या है, गंगा के मैदानी क्षेत्र, यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये गंगा के आसपास का क्षेत्र है, जो हमें आसमान से देखने पर, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर इस तरह से नजर आता है। तो आप देख सकते हो जहां जहां पे ये लाइट्स नजर आ रही है
आपको, तो यहाँ पे कितनी ज्यादा जनसंख्या होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुफसली कृषि लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में, और ये कैसा एक समतल क्षेत्र है और यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत अच्छे से की जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुफसली कृषि जो है वो लोग अपनाते हैं और उसको करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो पश्चिमी बंगाल में लोग इस तरह से धान उगाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में लोग धान उगाते हुए हमें इस तरह से नजर आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कुछ हमें इस तरह के लंगूर, शेर, ये सब देखने के लिए मिलते हैं, और घड़ियाल भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, और मोर वगैरह। इस तरह से हमें मैदानी क्षेत्रों में जो जगह है हम देखते हैं तो इस तरह के हमें अलग अलग जानवर भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, और पशु पक्षी भी देखने के लिए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई यहाँ अगर मैंने आपको बताया ना भाई, जो मैदान होते हैं वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे कृषि करना बहुत ही आसान होता है, पानी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें इस तरह की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और बहुत ज्यादा संख्या में हमें ये जो यहाँ पे जानवर हैं, कृषि है, तो ये लोगों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पे हमें नजर आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी होता है। भाई सिर्फ नदियां हमारे लिए पानी का ही सोर्स नहीं होती, यानी कि नदियां सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक पानी का ही साधन नहीं होती, वो हमारे भारत में नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। किसकी तरह? हमारे भारत में नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लेकिन फिर भी अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, देवियों की तरह पूजने के बाद भी आज हमारी जो नदियां हैं वो कितनी ज्यादा प्रदूषित हैं, है ना, कितनी ज्यादा प्रदूषित है। और अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, तो वहां पर नदियां कितनी साफ सुथरी मिलेंगी, जबकि वहां पे नदियों को भगवान का रूप दिया ही नहीं गया। हमारे भारत में नदियों को भगवान का रूप दिया गया है, नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता है, फिर भी वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नदियों का सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करें तो भारत की कई नदियों को देवियों की तरह क्या किया जाता है, रखा जाता है, देखा जाता है। वो कौन कौन सी है? जैसे कि गंगा, यमुना और कावेरी, इन तीनों को क्या किया जाता है, इनको देवियों की तरह पूजा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नदियों का देवी वाला रूप इस तरह से है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो हम यहाँ पे देखते हैं नदियों को किसकी तरह, देवियों की तरह माना गया है भारत में। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम ब्रह्मा का पुत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है ब्रह्मा का पुत्र, और ब्रह्मा का पुत्र होने के कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनको देवी के साथ साथ कुछ इस तरह से पुत्र के रूप में भी, यानी कि पुरुष के रूप में भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र का नाम अर्थात ब्रह्मा का पुत्र, गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। अब भाई ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र क्यों रखा गया? बाकी सारी नदियों की बात करें तो जब गर्मियां पड़ती हैं वो सारी नदियां एक तरीके से कम हो जाती हैं, सूख जाती हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र है ये क्या होती है, जैसे ही गर्मी पड़ना शुरू होती है इसका पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका पानी और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती है उतनी ज्यादा बर्फ पिघलती है, और जितनी ज्यादा बर्फ पिघलती है उस बर्फ को पिघलने के कारण ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और उसमें पानी आने लगता है, और जिसका पानी जो है वो कभी सूखता नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं ये क्या है, ब्रह्मा के पुत्र से इसको क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। थार मरुस्थल, अभी हमने ठंडे मरुस्थल की बात की थी, जो कौन सा था, लद्दाख में था, एक बहुत ही ठंडा मरुस्थल था। अब हम बात करेंगे एक गर्म मरुस्थल के बारे में, ठीक है, एक गर्म मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल, अब वो कौन सा है। हम यहाँ पे देखते हैं मरुस्थल की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, इन विशेषताओं को पहले हम देखते हैं। यानी कि थार मरुस्थल भारत का एक बहुत ही प्रमुख मरुस्थल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप जब कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो थार मरुस्थल है वो कहाँ पर है, यहाँ पे पश्चिम में हमें थार मरुस्थल जो है वो देखने को मिलता है। तो आप देखोगे ये सुनहरी रेत यहाँ पे मिलती है, रेत के टीले और खुले आसमान के नीचे बहुत ही प्रसिद्ध दिखते हैं। तो आप देखोगे ना हमें रेत के ऐसे टीले नजर आते हैं, तो ये जो टीले होते हैं जब हवा जिस तरफ चलती है तो उस तरफ रेत को उड़ा के ले जाती है, और जिस तरफ रेत उड़कर जाती है तो हम देखते हैं वहां पे रेत को इकट्ठा करके वो ऊंचे ऊंचे टीले बना देती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, रेत के टीले कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को रेत के टीले कहा जाता है। आगे अगर हम देखें तो रेत के टीले हवा द्वारा रेत को जमा करने के बाद बनते हैं। कैसे बनते हैं, मान लो कि हवा इस तरफ की चलती है, तो जब हवा इस तरफ चलेगी किसमें, मरुस्थल में, तो यहाँ पे रेत इकट्ठी होगी
गए ऊंचे ऊंचे, इस तरीके से कुछ पहाड़ जैसी बनेगी, इसको टीले कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो कुछ टीले लगभग 150 मीटर से भी ऊंचे हो जाते हैं, यानी कि हवा इतनी जोर से चलती है कि ये इतने ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं कि जिनका जो अगर हम ऊंचाई देखें तो वो कितनी हो जाती है, 150 मीटर से भी ऊंची हो जाती है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें इसका विस्तार अगर हम देखें तो थार मरुस्थल मुख्य रूप से इन राज्यों में, किन किन राज्यों में जो थार मरुस्थल है वो फैला हुआ है, तो हम देखते हैं राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में हमें जो है वो थार मरुस्थल नजर आता है। ठीक है, इनके कुछ कुछ पार्ट्स में। आगे अगर हम देखें तो जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, गर्म मरुस्थल जो होते हैं, वहां पे किस प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिन में तो ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। कैसे होते हैं, दिन के समय तो ये जो मरुस्थल होते हैं ना ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और दूसरा रात में ये कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, रात में इनका जो तापमान है वो सामान्य हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जल की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। कैसी, यहाँ पे जल हमें बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, और कठोर परिस्थितियां होती हैं, रहने लायक यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होती है, यहाँ पे लोग रह नहीं पाते, बहुत मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है, और यहाँ पे प्राकृतिक अवरोध का कार्य जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोगों का जीवन कैसा होता है, यहाँ के लोग अपने जीवन शैली को मरुस्थल के अनुसार ही ढाल लेते हैं। कैसे ढाल लेते हैं भाई, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में, जिस प्रकार के वो एक तरीके से एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, यहाँ के लोग अपने आप को बदल लेते हैं। खाना और खान पान यहाँ के लोगों का बहुत अलग होता है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोग अलग तरीके से वस्त्र भी पहनते हैं, यानी कपड़े भी अलग तरीके से पहनते हैं, और यहाँ पे जो रहना होता है, रहन सहन होता है लोगों का, वो बहुत अलग होता है और बहुत ही कठोर होता है। यानी कि यहाँ पे पानी की इतनी कमी होती है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो बर्तनों को रेत से ही साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं, रेत से ही बर्तनों को साफ करते हैं, और रेत से बर्तनों को साफ करने के बाद उसके बाद थोड़े से पानी से उनको जस्ट एक तरीके से खंगाल लेते हैं, यानी कि एक तरीके से उनको एक बार वॉश कर लेते हैं। बट मेनली यहाँ के जो लोग हैं वो बर्तनों को किससे धोते हैं, वो रेत से ही धोते हैं। किससे धोते हैं, रेत से ही धोते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किस प्रकार के जो पशु हैं वो पाले जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊंट पाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान जैसी जगह में बहुत आसानी से रह सकता है, और महीने तक क्या कर सकता है, बिना पानी के भी रह सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऊंटों को पालते हैं, और इन्हीं का जो मिल्क वगैरह होता है, दूध होता है, उसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे लोगों का जीवन बहुत मुश्किल होता है, और लोग दूर दूर जाते हैं पानी को लेने के लिए, बहुत दूर दूर, यानी कि कोसों दूर जाना पड़ता है उनको पानी लाने के लिए। इतना ज्यादा यहाँ पे कठिन हमें जीवन नजर आता है। और प्लस यहाँ के जो लोग होते हैं ना वो अपने, जब वहां पे बारिश होती है तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए वो कुछ इस तरीके के क्या बना लेते हैं, कुछ इस तरीके के टैंक बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और बाद में वो लोग क्या करते हैं, इस पानी को प्रयोग कर सकते हैं, बाद में इस पानी का वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जैसलमेर नजर आता है, जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये देखो ये जैसलमेर है जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे आप रेगिस्तान देख सकते हो, कुछ इस तरह से जो रेगिस्तान है वो हमें देखने को मिलता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा रेगिस्तान किस तरह से नजर आता है। तो यह रेगिस्तान, और बाकी मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पे बताया किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन जो है वो जीते हैं। थार मरुस्थल में और आगे क्या है वो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे जल संरक्षण क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लोग पानी को किस तरह से बचाते हैं, ये मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस तरीके के जो टैंक होते हैं यहाँ पे लोग इनको बनाते हैं। ठीक है, जमीन के नीचे, और इस बारिश का पानी इसमें इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद इस पानी को यूज कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तो उस टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो पानी सेफ होता है उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, पानी की कमी के कारण लोग पानी का बहुत सावधानी से उपयोग करते हैं। किससे उपयोग करते हैं, बहुत ही सावधानी से यहाँ के लोग यूज करते हैं। बर्तनों के लिए रेत, यानी कि जब मैंने आपको पहले भी बताया, बर्तन साफ करने के लिए यहाँ के लोग रेत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रेत का प्रयोग करते हैं। रेत से ही बर्तनों को धो लेते हैं। ठीक है, और उपयोग किए गए पानी का पुनः उपयोग पौधों के लिए करते हैं। और उसके बाद एक पानी को, जब ये पानी, मान लो इन्होंने किसी पानी से कपड़े धोए, और पानी से कपड़े धोने के बाद उसमें जो पानी बच जाता है उस पानी को ये लोग फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसको पौधों में लगा देते हैं, यानी कि घर के कुछ और अन्य काम भी उससे कर लेते हैं, बट उस पानी को फेंकते नहीं है।
और पारंपरिक जल संग्रहण यहाँ पे कुछ विधियां मिलती हैं जिस तरह से ये क्या करते हैं, पानी को सुरक्षित रखते हैं, पानी को संग्रह करके रखते हैं, यानी पानी को सेव करके रखते हैं। अब वो कौन से, यानी कि यहाँ पे टांका बनाते हैं लोग जिसमें पानी को, और कुंड बनाते हैं जिसमें ये क्या करते हैं, लोग पानी को सेव करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, पानी को बचा के रखते हैं और बहुत ही कठिन परिस्थिति में इन पानी को यूज करते हैं। ठीक है, वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए उपयोग किया जाता है, मुख्यतः पीने के पानी के लिए भी इनमें पानी को बचाया जाता है। ठीक है, लोग इन पानी को इसमें जो पानी क्या करते हैं, सेव करते हैं ताकि ये पानी वो पी भी सकें, क्या कर सके, इसका पानी वो पी भी सकें, इसलिए भी इस पानी को क्या करते हैं, वो सेव करके रखते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अरावली की पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया था पश्चिम में देखने के लिए मिलती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां से भारत का मानचित्र यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया, और यहाँ पे हम देखते हैं अरावली, क्या देखते हैं, अरावली की पहाड़ियां। तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे विश्व की सबसे प्राचीन, क्या है, विश्व की, यानी कि पूरे विश्व में सबसे पुरानी अगर कोई श्रृंखला है तो वो कौन सी है, वो अरावली, क्या है, अरावली सबसे पुरानी। ठीक है, इसकी आयु कितनी अगर हम बात करें तो 2.5 वर्ष पुरानी, क्या है ये, इतनी पुरानी है, कितनी पुरानी है, 2.5 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां और चोटियां हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर हम देखें तो वो कौन सी है, वो है माउंट आबू, क्या है, माउंट आबू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर, कितनी है, 1722 मीटर, क्या है, ये ऊंची है। और बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी है यहाँ पे जो 300 से लेकर 900 मीटर तक ऊंची जो है वो देखने को मिलती हैं। क्लियर है, आगे अगर हम देखें यहाँ पे भौगोलिक महत्व क्या है, यानी कि जो अरावली है वहां का भौगोलिक महत्व हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो अरावली उत्तर और पश्चिम में, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये उत्तर और पश्चिम में हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ की जो जलवायु और भूभाग बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, कैसा होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो भारत का जो जलवायु है और भूभाग है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब वो कैसे, यहाँ पे थार मरुस्थल के पूर्व दिशा में फैलाव को रोकती है। भाई मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हमें थार मरुस्थल भी देखने के लिए मिलता है। तो भाई थार मरुस्थल से जो रेत आती है ना, ये अरावली की पहाड़ियां क्या करती हैं, उस रेत को दूसरी तरफ आने से रोकती हैं। तो इसीलिए ये इसका बहुत बढ़िया तरीके से विरोध करती हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे खनिज संपदा की बात करें तो कौन से खनिज संपदा जो है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो अरावली क्षेत्र है ना बच्चा, यहाँ पे हमें बहुत ही यूजफुल यानी कि काफी उपयोगी खनिज भी देखने के लिए मिलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे संगमरमर हमें देखने के लिए मिलता है, और ग्रेनाइट यहाँ से निकाला जाता है, जस्ता निकाला जाता है, यहाँ से तांबा निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ प्राचीन समय से ही खनन का कार्य बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं और बहुत पुराने टाइम से ही इन खनिजों को क्या किया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं खनन का कार्य जो है वो बहुत पुराने समय से ही हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें ऐतिहासिक महत्व किसका, अगर हम अरावली का ऐतिहासिक महत्व देखें तो भाई इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है। अरावली क्षेत्र में कई प्रसिद्ध किले हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना राजस्थान में हमें बहुत सारे किले भी देखने के लिए मिलते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे कौन कौन से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुंभलगढ़ का किला हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, कुंभलगढ़ और रणथंभौर इतने सारे किले जो हैं वो हमें यहाँ पे अरावली में आसपास जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरावली में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अरावली श्रृंखला, ये अरावली श्रृंखला है। ठीक है, इस तरह से अगर हम पास से देखें तो ये हमें नजर आती है, और इस तरह के कुछ किले जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, कौन कौन से पठार हैं और प्रायद्वीप का क्या महत्व है, तो ये सारा हम इसमें देखेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखें पठार। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पठार। तो पठार कहते किसको है ये भी पता होना चाहिए।
तो पठार क्या है, चारों ओर से भूमि से ऊंचा और ऊपर से समतल होता है। ये क्या कैसा होता है, यानी कि कुछ ऐसा होता है चारों तरफ, तो इसमें क्या होगा, कुछ ऊंची भूमि होगी और ये ऊपर से एकदम फ्लैट होगा, यानी कि एकदम समतल होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है अरब सागर। यहाँ पे क्या है, अरब सागर। और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पे हमें हिंद महासागर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हमें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे हमें बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिलती है। तो भाई एक ऐसा स्थान जो तीनों तरफ से, कहाँ से, एक ऐसा स्थान जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रायद्वीप। और पठार क्या होते हैं आपको पता चल गया होगा, यानी कि ऐसी ऊंची ऊंची चोटियां, लेकिन ऊपर से वो क्या होती है, समतल होती हैं, एकदम फ्लैट होती है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को पठार कहा जाता है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, इसी को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। प्रायद्वीप पे पठार, पठार जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, प्रायद्वीप पे पठार कौन कौन से हैं, यहाँ पे हमें कौन कौन से पठार देखने के लिए मिलते हैं। भारत के मध्य और दक्षिण भाग में स्थित त्रिकोण पठार हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो कौन सा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये त्रिकोण पठार आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसी पठार की यहाँ पे बात हो रही है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत प्राचीन भू संरचना है। कैसी है, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी ये एक भू संरचना है। क्या है, एक भू संरचना हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तीन ओर से किससे, अगर हम यहाँ पे देखें, अरब, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जो मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरब सागर और यहाँ पे हिंद महासागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ये देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पश्चिम में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट, यहाँ पे हमें पूर्वी घाट देखने को मिलता है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें पश्चिमी घाट की बात करें, तो यानी कि इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हम देखते हैं ऊंचे और खड़ी ढलान। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ऊंचे पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही खड़ी ढलानें होती है। कैसी होती हैं, बहुत ही खड़ी ढलानें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। सहांद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका ये जो उत्तरी पार्ट है इसको सहांद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहांद्री, इसको सहांद्री भी कहा जाता है। आगे अगर हम देखें, सुंदर झरने और समृद्ध जैव विविधता, यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर झरने भी देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पे जो जीवन की विविधता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर, जीव जंतु, बहुत कुछ, पेड़ पौधे, बहुत कुछ अलग अलग देखने के लिए मिलता है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इस स्थल को शामिल किया गया है। किसको, पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इतनी ज्यादा विविधता जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो भाई पश्चिमी घाट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा नीचा है। कैसा है, थोड़ा निम्न है और यहाँ पे हमें पहाड़ियां बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसलिए सारी नदियां क्या है, पूरब की तरफ आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सिर्फ दो नदियों को छोड़कर। क्लियर है, पूर्वी घाट के साथ फैले हुए हैं। आगे अगर हम देखें, दक्कन का पठार, किसका, दक्कन का पठार हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे हमें दक्कन का पठार देखने के लिए मिलता है। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित विशाल समतल क्षेत्र। तो यानी कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो यही क्या है, इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र को बोलते हैं दक्कन का पठार। किसका, दक्कन का पठार, ये है दक्कन पठार। ठीक है, ये आप देख रहे होगे ऊंचा सा क्षेत्र।
और अगर हम बात करें यहाँ पे प्रमुख नदियों की, तो भाई यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है। पूरा नदियों का जाल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैंने आपको कहा ना अभी कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ, क्योंकि ये जो घाट है, आपको अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताऊं तो भाई यहाँ पे ये जो पश्चिमी, ये जो हमें घाट देखने के लिए मिलता है, पश्चिमी घाट जो है वो बहुत ऊंचा है, ठीक है, और पूर्वी घाट बहुत नीचा है। इसलिए ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ, क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है, सिर्फ 2 नदियों को छोड़कर। क्लियर है? इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ऊंचा है और ये बहुत नीचा है, तो इसलिए ज्यादातर नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अगर हम देखें पश्चिमी, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की तरफ सिर्फ 2 नदियां, कौन सी नदियां, 2 नदियां, एक तो नर्मदा और दूसरा ताप्ती। सिर्फ ये 2 नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, यहाँ अरब सागर में। यहाँ क्या था, यहाँ अरब सागर, ये अरब सागर है। सिर्फ 2 नदियां, कौन सी नदियां, नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, मैंने आपको बता दिया, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा है और पूर्वी घाट थोड़ा नीचे की तरफ है और थोड़ा कटा छटा है, यानी कि यहाँ पे पहाड़ियां बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए, तो इसीलिए ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। क्लियर है? चलिए अब महत्व के बारे में देख लेते हैं। महत्व क्या है, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा खनिज, वन और उपजाऊ मिट्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है, और कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और जल विद्युत के लिए यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, और यहाँ पे जो नदियां हैं उनसे सिंचाई का काम जो है वो किया जाता है। और अगर हम जनजातियों की बात करें तो भाई कौन कौन सी जो जनजातियां हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो हम देखते हैं संथाल, गोंड, बेग, भील, कोरकू, ये बहुत सारी जनजातियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। किस किस स्टेट में, यानी कि किस किस राज्य में ये हमें देखने के लिए मिलती हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे हमें ये जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। कौन सी, ये जो यहाँ पे जनजातियां हैं, ये जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, जलप्रपात की बात करें तो आसमान चट्टानी, यानी कि असमान चट्टानी सतह के कारण अनेक सुंदर जलप्रपात, जो सतह होती है वो असमान होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफी सारे जलप्रपात भी देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे पर्यटन, सिंचाई और जल विद्युत के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। और उसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ था, और वो कौन सा है, वो है पावर हाउस जलप्रपात। कौन सा है, पावर हाउस जलप्रपात जो है वो बहुत ही सुंदर आपकी बुक में एक दिया हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की अद्वितीय तट रेखा, भारत की अद्वितीय तट रेखा के बारे में अब हम जानेंगे। कौन सी तट रेखा जो है, कितनी बड़ी और कितनी लंबी जो तट रेखा है वो भारत में देखने को मिलती है। तो भारत की जो तट रेखा है वो कम से कम कितना, 7.5 किलोमीटर, कितनी, 7.5 किलोमीटर, यानी कि 7,500 किलोमीटर लंबी हमें देखने को मिलती है। तटों पर बहुत सुंदर समुद्री तट, चट्टानी टीले और हरे भरे जंगल जो है वो हमें पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, कुछ तटों पर सुनहरी रेत भी मिलती है देखने के लिए, और काली मिट्टी भी देखने के लिए मिलती है। काली मिट्टी किसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, काली मिट्टी होती है कॉटन के लिए। किसके लिए, कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, उपयोगी होती है। और कई द्वीप और प्रवाल भीतियां भी हमें देखने को मिलती हैं। प्रवाल भीतियां और रीफ क्या है, इसके लिए एक अलग से मैंने क्या बनाया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके इनके बारे में और डिटेल में देख सकते हो। कुछ द्वीप और घने जंगल भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई तट रेखा कौन सी है, आप यहाँ देख सकते हो, गुजरात से लेकर ये जो यहाँ पे तट रेखाएं हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, कितनी लंबी है, 7.5
1000 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम देखें भारत के तटीय क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, किसके, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए, किसके लिए, जैव विविधता यानी कि जीवन की जो विविधता है उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का पश्चिमी घाट, अभी हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट देखा था, लेकिन अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। किसको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को, क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है, वो अंतर हमको बताना पड़ता है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम इसमें देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, यानी कि यहाँ के बारे में। यह है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर। क्या है, अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है। तो भारत का पश्चिमी घाट गुजरात से केरल तक, कहाँ तक, यहाँ से अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे केरल, यहाँ पे केरल तक ये हमें देखने को मिलता है। और अगर हम देखें, यह महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, यहां से होकर गुजरता है। अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहती हैं, यानी कि ये जो हमारा पश्चिमी घाट हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमें एक पूरी रेंज यानी कि एक श्रृंखला में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ से क्या है, नदियां निकलती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। यानी कि यहाँ से नदियां निकलती हैं और कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, गिर जाती हैं। आगे अगर हम देखें तो नदियां तट पर मुहाने पर क्या बनाती हैं, सॉरी मुहाना बनाती है। क्या बनाती है, मुहाना, कुछ इस तरीके से, यानी कि एस्चुरी बनाती हैं। जब नदियां क्या करती हैं, मैदानों से समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्या बनाती है, मुहाना बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लैंड है, क्या है, लैंड यानी कि भूमि, और यहाँ पे क्या है, पानी, क्या है, पानी। तो जब भूमि और पानी के बीच में ये जो हमें क्षेत्र नजर आ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, मुहाना। क्या कहा जाता है, मुहाना, ठीक है, यानी कि एस्चुरी। और प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी और छोटी नदियां द्वारा निर्मित होती है। यानी कि ये जो एस्चुरी होती है ना, ये क्या होती है, कैसे बनती है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही जलोढ़ मिट्टी और छोटी छोटी नदियों के द्वारा लाई गई इन मिट्टियों से ये बनती है, ठीक है। और सक्रिय खाड़ियां यहाँ देखने के लिए मिलती है और एस्चुरी यहाँ पे पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पे एस्चुरी भी पाई जाती है, ठीक है। एस्चुरी मैंने कहा, ये जो मुहाना है ये यहाँ पे पाया जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने सबसे बड़े हैं। अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बहुत बड़ा मुहाना जो है वो बनाती है, क्या बनाती है, बहुत बड़े बड़े मुहाने जो है वो बनाती है। तो अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती, ये वही दो नदियां हैं। कौन सी, ये वही दो नदियां हैं जो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। और इन्हीं नदियों के जो मुहाने हैं वो कैसे हैं, वो सबसे बड़े हैं। कैसे हैं, सबसे बड़े हैं। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो नगर हैं वो भी, काफी सारे नगर जो है वो यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। प्राचीन काल से ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियां जो है वो यहाँ पर होती आई हैं। यानी पुराने टाइम से ही लोग क्या करते थे, यहाँ पर व्यापार करते थे। क्या करते थे, चीजों को खरीदा और बेचा करते थे, ठीक है। और बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधियां होती थी वो यहाँ पे की जाती थी। क्लियर है, आई होप कि आपको पश्चिमी घाट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमने पश्चिमी घाट को देखा, अब हम देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में। तो भाई ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। आप पूर्वी घाट को अगर और पास से देखना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो पूर्वी जो घाट है वो बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये यहाँ पे स्थित है। और यहाँ गंगा डेल्टा से
कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से? गंगा के डेल्टा तक, यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो गंगा का डेल्टा यहाँ पर है और कन्याकुमारी कुछ यहाँ पे समुद्र में है, तो ये यहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखें तो प्रमुख विशेषताएं देखें तो विस्तृत मैदान और बड़े डेल्टा पाए जाते हैं। भाई मैंने आपको क्या कहा था, बहुत सारी नदियां जो है ना वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो इससे पहले ये नदियां क्या बनाती हैं? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पे हम देखें तो जो पूर्वी घाट है ना, ये कैसा है? यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत कम है। क्या है? यहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत कम है। यहाँ पे हमें मैदान ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ियाँ फिर मैदान, थोड़ी सी पहाड़ी फिर मैदान, तो ये यहाँ पे हमें इस तरह से यहाँ पे जो मैदान है ना वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या है, अगर हम यहाँ पे कहें तो ये तटीय मैदान हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? इन तटीय मैदानों में खेती की जाती है। क्या की जाती है? इन तटीय मैदानों में खेती की जाती है। यहाँ पे लोग खेती करते हैं और यहाँ पे जो नदियां जो इधर गिरती हैं तो इससे पहले क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। और भाई जो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो हम देखें तो यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा है। क्या है? यहाँ पे पहाड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पहाड़ नहीं है, बहुत ही कम पहाड़ यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही कम जो श्रृंखला है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। उबड़ खाबड़ ये क्षेत्र हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हम देखें तो बहुत सारी नदियां जो है भाई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है और यहाँ पे एक उपजाऊ मिट्टी देखने के लिए मिलती है, इसलिए यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर हम प्रमुख लेगून की बात करें तो भाई हमें यहाँ पे लेगून भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे चिल्का झील जो उड़ीसा में और पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश में वो भी देखने के लिए मिलते हैं। अब लेगून बोलते किसको है हम देखें तो प्राकृतिक अवरोधक से बड़े जलाशय से अलग हुई झील को क्या बोलते हैं? लेगून बोलते हैं। यानी कि एक प्राकृतिक जलाशय होता है बहुत बड़ा, अगर उससे कोई छोटा सा पार्ट अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको लेगून बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम डेल्टा की बात करें तो नदियां द्वारा मुहाने पर अवसाद जमा होने से बने जो आकृतियां होती है। तो मैंने आपको कहा ना मुहाना, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि जो जमीन होती है वो और जो क्या होता है जो पानी वाली जगह होती है वो, यानी कि जो ये जमीन है भूमि वो और ये समुद्र वाली जगह, इनके बीच में क्या बनेगा? इसको बोलते हैं मुहाना। क्या बोलते हैं? मुहाना। और यहीं पे क्या बनाती है नदियां? यहीं पे डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती है? यहीं पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्लियर है? आगे अगर हम यहाँ पे देखें आकार प्राय त्रिभुजाकार और पंखाकार होता है। क्या होता है? अगर हम डेल्टा की बात करें तो या तो ये त्रिभुज के आकार की होती है या फिर ये पंख के आकार की, कुछ इस तरह से जो है वो डेल्टा जो है वो बनता है। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो महत्व क्या है? डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है। कैसा होता है? उपजाऊ होता है, क्योंकि नदियों द्वारा ये बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? नदियों द्वारा। और नदियां अपने साथ क्या लेकर आती हैं? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं और उस उपजाऊ मिट्टी से ही यहाँ पे खेती होती है। कहाँ पे? यहाँ पे खेती होती है और यहीं पे डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। क्या होती है? कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। आगे चले, अब हम देखते हैं भारतीय द्वीप समूह। अब हम भारत के द्वीप समूहों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से द्वीप समूह जो है वो हमारे भारत में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप भारत को देख लीजिए। ये है भारत। ठीक है, ये है भारत, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। ठीक है, ये क्या है? अरब सागर है। और यहाँ पे आप देखोगे अरब सागर में हमें लक्षद्वीप देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? लक्षद्वीप देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ पे इतने सारे क्या मिलते हैं? हमें छोटे छोटे द्वीप देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पे हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमें यहाँ पे ये आप देख सकते हो देखने के लिए मिलता है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप के समूह। तो भाई यहाँ पे क्या है? ये लक्षद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है? इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यह है बंगाल की खाड़ी।
आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ये लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान और निकोबार, ये क्या है, ये भारतीय द्वीप समूह है। क्या है, ये भारतीय द्वीप समूह है और ये भारत के भू अधिकार क्षेत्र का भाग है। किसका, यानी कि इन पर जो अधिकार है वो किसका है, वो भारत का है। किसका है, इन पर जो अधिकार है वो किसका है, भारत का है। जैसे कि हमारे ऊपर अधिकार किसका है, हमारे माता पिता का है, सेम वैसे ही ये जो द्वीप समूह है इनके ऊपर किसका अधिकार है, भारत का अधिकार है। ठीक है, अगर हम देखें प्रमुख द्वीप समूह, अगर हम प्रमुख द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे दो मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में हमें यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, दूसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो हमें बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे ये देख सकते हो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो भाई सुंदर समुद्री तट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बहुत ही सुंदर और समुद्री जो तट होता है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर प्रवाल भित्तियां देखने के लिए मिलती हैं और ज्वालामुखी देखने के लिए मिलते हैं। अद्वितीय वन्य जीव यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे जीव यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं जो और कहीं हमें देखने के लिए नहीं मिलते। ठीक है, जनजातियों की बात करें तो कौन सी जनजातियां हैं जो यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, तो हम देखते हैं कई प्राचीन जनजातियां जो है वो हजारों वर्षों से, कब से, हजारों वर्षों से यहाँ पर रहती हुई आ रही हैं। आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन कौन से द्वीप समूह थे। एक लक्षद्वीप समूह था और दूसरा कौन सा था, अंडमान एंड निकोबार। अब हम यहाँ पे लक्षद्वीप समूह के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो भाई लक्षद्वीप समूह के बारे में हमें क्या क्या देखना है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके बारे में, यानी कि लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास है। यहाँ पे क्या है, ये है केरल और यहीं पे क्या है, मालाबार तट है। ठीक है, यहीं पे मालाबार तट है, यहीं पर स्थित है और यहाँ पे मूंगे यानी कि कोरल से बने 36 द्वीपों का समूह है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, और ये किससे बना है, मूंगों से। किससे बना है, मूंगों से बना है। ठीक है, और सभी द्वीपों पर मानव निवास नहीं करते। आप सोच रहे होगे भाई इन सब पर कोई ना कोई रहता है, बिल्कुल भी नहीं। इन सब पर नहीं रहते हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसे द्वीप समूह हैं जिन पर लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशन है जिन पर लोग रह सकते हैं। बाकी ऐसा कोई द्वीप नहीं है जहां पर लोग रह सके, क्योंकि वहां पे रहने लायक कंडीशंस नहीं होती। ठीक है, भारत के को यहाँ एक विशाल समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कोई हमारे देश में ना घुस आए, क्या ना करे, हमारे देश में घुस ना आए, तो इसलिए यहाँ से हम बहुत दूर तक क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर से यहाँ से शिप के थ्रू क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं कि कोई हमारे देश में यहाँ से घुस ना आए। ठीक है, आगे अगर हम देखें इनके महत्व की बात करें तो मछली पकड़ने के लिए ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि लोग भाई क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं आसपास, यानी कि जो लोग तटों के आसपास रहते हैं वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे लोग फिशिंग का काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, समुद्री संसाधनों की खोज हमें यहाँ से मिलती है। समुद्र के अंदर जो संसाधन देखने के लिए मिलते हैं, पेट्रोल वगैरह, तो भाई वो भी हमें यहाँ से क्या देखने को मिलते हैं। पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हमारा जो पर्यावरण है भाई उसको भी तो संरक्षण देना है, उसको भी तो बचाना है, उसके लिए भी ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने के लिए मिलता है। अब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमने इसको पढ़ लिया है, अब हम इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब हम इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में। बंगाल की खाड़ी में स्थित 500 से अधिक ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है। भाई 500 से ज्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी द्वीप समूह हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने, यहाँ पे 500 से ज्यादा ज्वालामुखी द्वीप समूह देखने के लिए मिलते हैं। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार। ठीक है, एक क्या है,
एक अंडमान है और दूसरा नीचे निकोबार हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये दो को मिलाकर बना है, ठीक है। आगे अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, भारत की समुद्री निगरानी चौकियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई यहाँ पे खड़े होकर ना हम अपने दुश्मनों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके ऊपर निगाह रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने दुश्मनों पर दूर दूर तक निगरानी रख सकते हैं ताकि कोई हमारे देश में घुस ना आए। दूसरा अगर हम देखें तो विविध वनस्पतियां और जीव जंतु यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार की जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे हमें वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। और अगर हम देखें इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो वो क्या है, समुद्री सेनानियों को यहाँ से सेलुलर जेल, यानी कि यहाँ पे एक सेलुलर जेल है। जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना बच्चा, तो उस टाइम पर हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जेल में डाला गया था। तो वही जो जेल थी ना वो यहीं पर थी। कौन थी? जो जेल का नाम था सेल्यूलर जेल था। क्या था? उस जेल का नाम सेल्यूलर जेल था। और उन लोगों को यहीं पर क्या किया जाता था, यानी कि भारत से कोसों दूर यहाँ पे अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल में उनको बंद करके रखा जाता था। किनको? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पे क्या करके रखा जाता था, बंद करके, यानी कि कैद करके रखा जाता था। और यहाँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान की याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? जो हमने हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो लोगों ने बलिदान दिया भाई उसकी याद दिलाता है, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप है, कौन सा है? बैरन द्वीप। क्या है? यहाँ पे एक द्वीप है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो पाया जाता है, वो कभी भी फट जाता है, ठीक है। समय समय पर धुआं और लावा जो है वो वहां से निकलता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सुंदरबन डेल्टा के बारे में। तो भाई सुंदरबन डेल्टा के बारे में अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये है भारत और ये है बांग्लादेश। तो भाई इसी के बीच में क्या पाया जाता है? सुंदरबन। ये सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। सुंदरबन ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है? इसकी स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पे क्या है? गंगा नदी गिरती है और यहीं पे क्या है? हमारी ब्रह्मपुत्र मिलती है। तो भाई यहीं इसी के आसपास क्या देखने के लिए मिलता है? हमें सुंदरबन देखने के लिए मिलता है। यह पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का पश्चिमी बंगाल और ये बांग्लादेश मिलता है। तो ये यहीं पर हमें क्या है? देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे नदियां, सागर और भूमि का अद्वितीय मिश्रण देखने के लिए मिलता है। तो भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें नदी भी देखने के लिए मिलती है, भूमि भी देखने के लिए मिलती है और सागर भी देखने के लिए मिलता है। तो भाई इन तीनों के मिक्सचर से ये जो जगह है वो बनी हुई है, ठीक है। लगभग आधा भाग भारत में स्थित है और शेष बांग्लादेश में, यानी कि जो सुंदरबन है वो आधे से ज्यादा तो भारत में है और बाकी जो बचा वो बांग्लादेश में है, ठीक है। इसकी स्थिति की बात कर रहे हैं हम। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ठीक है। आगे देखें अगर हम तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो घने मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घने मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये आप देख सकते हो, ये रॉयल बंगाल टाइगर। और भाई ये जो पेड़ होते हैं ना, इनकी जो जड़ें होती है ना वो क्या है? भूमि से ऊपर निकल आती हैं। कहाँ निकल आती हैं? भूमि से ऊपर निकल आती है, यानी कि जमीन से ऊपर। और ये जो यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं ना, इनको इस जगह का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सबसे बड़ी बात, इस जगह का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि भाई यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना, वो उन पेड़ों को सुंदरी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? उन पेड़ों का नाम क्या है? सुंदरी। तो इन पेड़ों के नाम से ही यहाँ का नाम जो पड़ा है वो सुंदरवन पड़ा है। क्या पड़ा है? सुंदरवन पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो सुंदरी नाम की एक प्रजाति है पेड़ों की, उसके पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह का नाम सुंदरवन रखा गया है। और ये जो पेड़ होते हैं ना, इनकी जड़ें जो है वो पानी से ऊपर आ जाती हैं। और ये जो यहाँ पे पेड़ है ना, ये क्या है? ये मीठे और यानी कि खारे और मिट्टी वाले पानी में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं? जीवित रख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी विशेषताएं हैं। अनेक वन्य जीव प्रजातियां जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे जीव जंतु और इनकी प्रजातियां जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको सुंदरबन के बारे में अच्छे से पता चला होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, यानी कि पूरब में हमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं।
अब पूरब की तरफ हम देखें तो भाई बहुत सारी पहाड़ियां हमें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देख सकते हो पूर्वोत्तर की बहुत सारी पहाड़ियां यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। ये बहुत सारी पहाड़ियां हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख पहाड़ियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। अब वो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं हम देखते हैं। गारो, खासी और जैंतिया। कहाँ पे? हम यहाँ पे आप देख सकते हो मेघालय में। ये रही गारो, ये रही खासी और ये रही जैंतिया। ठीक है, ये जैंतिया है और ये खासी है। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आगे अगर हम देखें तो ये मेघालय पठार का भाग है। किसका? मेघालय। कहाँ पे देखने के लिए मिलती है ये मेघालय में। मेघालय का एक पठार है, वहीं पर हमें ये पहाड़ियां जो है गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियां हमें वहां पे देखने को मिलती हैं। और भी काफी सारी पहाड़ियां हम यहाँ पे देख सकते हैं। हरियाली और हरी भरी वर्षा, ठीक है, और बहुत भारी वर्षा, सुंदर जलप्रपात के लिए ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी हरियाली होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश भी होती है और यहाँ पे सुंदर सुंदर जलप्रपात जो है वो भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से? विश्व के सबसे वर्षा वाले क्षेत्र भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा नाम है? जिसका नाम है मॉनसून राम। क्या है? मॉनसून राम। एक ऐसी जगह जो पूरे साल भर जहाँ पे बारिश होती है। क्या होती है? पूरे साल भर यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है। और अगर यहाँ पे विशेषताओं की बात करें तो घने जंगल और समृद्ध वन्य जीव यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है, इसलिए भाई यहाँ पे हमें जंगल वंगल ये सब बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे मामलियोंग यानी कि एक गांव है। क्या है? एक गांव है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे हमेशा क्या होती है, यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, मेघालय में है, पूर्वी खासी पहाड़ियों में ये हमें देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? पूर्वी खासी पहाड़ियों में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, सबसे साफ सुथरा। ठीक है, बांस के कूड़ेदान और पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली के लिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे जो है पर्यावरण बहुत ही अनुकूलित है, यहाँ पे पर्यावरण बहुत बढ़िया है, अच्छा है, एकदम साफ सुथरा हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा, यहाँ पे ना हमें बांस के कूड़ेदान देखने के लिए मिलते हैं। किसके? यहाँ पे लोग बांसों का यूज करके ना, मतलब बांसों से ही बहुत सारी चीजें बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं हर चीज को, मतलब नेचुरली चीजों को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम देखें प्लास्टिक वगैरह इन सब चीजों का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लिविंग रूट ब्रिज। क्या है? लिविंग रूट ब्रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है लिविंग रूट ब्रिज। आप देखोगे यहाँ पे पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, जो शाखाएं होती हैं, उसी से ये क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे इस तरीके का ये ब्रिज बना देते हैं। तो ये आपको ब्रिज देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, यानी पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाए गए प्राकृतिक पुल और मेघालय की अनोखी पहचान है। आप यहाँ पे देखो इस तरह के ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे क्या बना देते हैं, ये जड़ों से ही इस तरह का पुल बना देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर निकलने के लिए। तो इस तरह के पुल जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे पहाड़ी तो और भी हैं, लेकिन आपके चैप्टर में जो बोला गया था वो गारो, खासी और जैंतिया के बारे में ही बोला गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये, तो अब आपको करना है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखना।